इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास। पुस्तक प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के लेखक हैं श्री विमल चंद्र पांडेय। मेरे हाथ में इस पुस्तक का पहला भाग है। इस पुस्तक के 11वें अध्याय का शीर्षक है महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था। महात्मा बुद्ध के समय की राजनीतिक व्यवस्था, इसका पहला खंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पांडे साहब लिखते हैं, यदि हम बुद्ध के पूर्व के षोडश महाजनपदों का यथेष्ट अध्ययन करें तो यह पता लगता है कि उन सब में एक प्रकार की शासन पद्धति का अभाव था। कहीं तो राजतंत्र था और कहीं जनतंत्र। कहीं कहीं न्यून अंशों में दोनों का समन्वय दिखाई पड़ता था। शासन की बागडोर गणराज्यों में जनता के हाथों में होती थी। इस प्रकार के राज्य राजाओं द्वारा शासित नहीं होते थे। महाजनपदों के वज्जी, मल्ल, शूरसेन इत्यादि राज्यों को गणतंत्र राज्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। राजतंत्र शासन में वंश क्रमानुगत एक राजा शासक होता था जिसकी आज्ञा का पालन सारी जनता करती थी। षोडश महाजनपद महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व विद्यमान थे। उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के कुछ प्रदेश इन जनपदों द्वारा शासित होते थे। इनमें से कुछ तो स्वयं नष्ट हो गए, कुछ राज्यों को प्रबल राज्यों ने अपने चंगुल में समेट लिया और कुछ महात्मा बुद्ध के समय में सुरक्षित थे। बौद्ध साहित्य में इनके अतिरिक्त अनेक गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलीय, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पिप्पलवन के मौर्य, सुंसुमार के मग्ग, सुंसुमार पर्वत के मग्ग, अलकग के बुली, केसपुत्त के कलाम, वैशाली के लिच्छवे। इनमें से दो प्रमुख राज्यों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। ये राज्य हैं कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी। कपिलवस्तु का शाक्य राज्य बौद्ध साहित्य में विशेष महत्व रखता है। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी राज्य में हुआ था। ये शाक्य जाति के क्षत्रिय थे। दीर्घ निकाय के अनुसार जब भगवान बुद्ध पंचत्व को प्राप्त हो गए तब इस शाक्य वंश को लोगों ने उसी महात्मा से संबंधित बताया और कहा कि महात्मा बुद्ध भी शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। अन्य स्थानों पर इस शाक्य वंश का संबंध इक्ष्वाकु वंश के साथ जोड़ा गया है। महावंश तथा सुमंगल विलासिनी के अनुसार जो कथाएं प्रचलित हैं उनमें शाक्यों को इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है। इस कथन की पुष्टि विष्णु पुराण से भी होती है। महावस्तु के आदित्य बंधु ये ही शाक्य हैं। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और भारतीय धर्म एवं संस्कृति के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के लोग सूर्यवंशी क्षत्रिय होते थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शाक्य गणराज्य के शासक सूर्यवंशी थे। इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। इनमें सच्चरित्रता की प्रधानता थी। इनमें स्त्रियों का बड़ा सम्मान था। इन लोगों को अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रहता था। धन का महत्व इनके जीवन में उतना प्रभावशाली नहीं था
जितना सम्मान और मर्यादा का। मित्रों, भारतीय इतिहास तो अपना भारतीय इतिहास तो सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देने वाले नायकों से भरा पड़ा है। पांडे साहब लिखते हैं, इनका दैनिक जीवन सुखमय था। विवाह के अवसर अवसर पर विवाह के अवसर पर वर वधु की योग्यता का विशेष महत्व होता था। इस वंश के राजकुमारों को युद्ध संचालन की शिक्षा दी जाती थी। शिल्प कला या साहित्य का ज्ञान यदि व्यक्ति को न हो तो कोई बात नहीं, परंतु उसके लिए धनुष बाण का प्रयोग, अश्वारोहण, खड्ग युद्ध आदि में कुशल होना आवश्यक था। और मित्रों, आजकल जो शिक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें स्थिति हमें विपरीत दिखाई देती है। आजकल बच्चों को यह कहा जा रहा है कि तुम पढ़ो, खूब पढ़ो और इतने पढ़ो कि तुम्हें बड़ा पैकेज मिले, लेकिन शरीर पर ध्यान देने की ओर चर्चा होती नहीं है। शरीर पर ध्यान देने की चर्चाएं नहीं होती है, और जो होती हैं वे बहुत कम है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए। आगे लिखा गया है, ललित विस्तार तथा महावस्तु में इस प्रकार की कथाओं का उल्लेख है। सिद्धार्थ के विवाह के समय कुमारी गोपा के पिता दंडपाणि की चिंता कि सिद्धार्थ युद्ध संचालन की योग्यता में पूर्ण है या नहीं, इस बात को सिद्ध करती है कि युद्ध विद्या का विशेष महत्व था। इस बात को सिद्ध करती है कि युद्ध विद्या का विशेष महत्व था। शाक्यों को स्वजातीय व्यक्तियों में ही विवाह करना होता था। बाहरी राज्यों से संबंध स्थापित करना शाक्य लोग अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे। इसी से शाक्यों ने कौशल नरेश प्रसेनजित को अपनी राजकुमारी न देकर उसके साथ अपनी एक दासी का विवाह करवा दिया था। बौद्ध साहित्य में शिल्प विद्यालयों का वर्णन है। दीर्घ निकाय में एक शिल्प विद्यालय का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में एक शिल्प विद्यालय का उल्लेख मिलता है जो शाक्य राज्य में स्थित था। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार था। संघ में बहुत सी बौद्ध भिक्षुणियां थी। महाप्रजापति गौतमी शाक्य कुल की महिला थी, जिसने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवेश किया था। शाक्य गणराज्य जनतंत्रात्मक पद्धति द्वारा शासित होता था। इस राज्य में शासन की बागडोर जनता के हाथों में होती थी। राजसत्ता 80,000 कुलीन परिवारों के हाथ में थी। राजा या मुखिया का निर्वाचन होता था। राजसत्ता 80,000 कुलीन परिवारों के हाथ में थी। राजा या मुखिया का निर्वाचन होता था। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन इसी प्रकार के निर्वाचित राजा थे। निर्वाचन के पश्चात वह राज्याध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। राज्य संचालन के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया था जो परामर्शदात्री परिषद के रूप में कार्य करती थी। कोई कार्य इस परिषद की सम्मति के बिना नहीं होता था। राज्य का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र का सेवक माना जाता था। कपिलवस्तु में जिस संथागार का वर्णन है वह यही परिषद है। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस परिषद के सदस्य केवल कुलीन वंश के धनवान ही हुआ करते थे। ललित विस्तार में इन सदस्यों की संख्या 500 दी गई है। रीस डेविड्स ने अनेक नगरों के संथागारों का वर्णन किया है और कहा है कि संपूर्ण राज्य का शासन कपिलवस्तु के केंद्रीय संथागार द्वारा संचालित होता था। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में यह राज्य अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर एक प्रबल राष्ट्र बन गया था।
महात्मा बुद्ध के जीवन काल में यह राज्य अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर एक प्रबल राष्ट्र बन गया था, परंतु कुछ दिनों के पश्चात प्रसेनजित के पुत्र विदुडब ने इसकी स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया था, इसकी स्वतंत्र सत्ता का अपहरण कर लिया था। आक्रमणकारी विदुडब, जिसका नाम विरुद्धक भी मिलता है, के लिए कपिलवस्तु का द्वार खोला जाए अथवा नहीं, इस प्रश्न पर संथागार में बड़ा वाद विवाद हुआ था। जो दूसरा गणराज्य है जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वह है लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी राज्य के शासक क्षत्रिय थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ ने लिच्छवी कन्या के साथ विवाह किया था। क्षत्रिय होने के आधार पर लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के अवशेष मांगे थे। इस गणराज्य के राजाओं का दैनिक जीवन सरल और साधारण था और उनमें जनता की सेवा का अनुराग था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। प्राचीन काल के भारत के महान नगरों में वैशाली की गणना होती है। विष्णु पुराण में यह कथा लिखी गई है कि इक्ष्वाकु वंश के पुत्र विशाल ने वैशाली को बसाया था। वह राजा तृणबिंदु का पुत्र था, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा विशाल इक्ष्वाकु का पुत्र था। अन्य सूत्रों के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि यह नगर विस्तृत और समृद्ध था, अतः अपने विशालता के कारण इसका नाम वैशाली पड़ा। चाहे जो इस राज्य का संस्थापक रहा हो, परंतु यह बात सर्वमान्य है कि वैशाली का नगर भारत का एक महान नगर था। जातक ग्रंथों में भी इस नगर की महानता का उल्लेख किया गया है। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार यह नगर 3 भागों में विभक्त था। पहला, जिसमें सोने के बुर्ज वाले प्रासादों की प्रधानता थी। दूसरा, जिसमें चांदी के बुर्ज थे। और तीसरा, जिसमें तांबे और पीतल के बुर्ज थे। ये विभाग क्रमशः उच्च, मध्य तथा निम्न श्रेणी के लोगों के थे। ललित विस्तार में वैशाली का वर्णन अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली नगरी के रूप में किया गया है। यह नगरी इस राज्य संघ की राजधानी थी। यह वज्र राज्य संघ की भी राजधानी थी। बौद्ध तथा जैन साहित्य में वैशाली का उल्लेख बार बार आता है। आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का बसाड़ नामक ग्राम, जो गंडक नदी के तट पर स्थित है, प्राचीन समय का वैशाली नगर था। लिच्छवी राज्य के निवासी उच्च कोटि का जीवन यापन करते थे। जीवन का उद्देश्य धन नहीं, अपितु मर्यादा की रक्षा करना था। मित्रों, वह जीवन नहीं होता जिसमें मर्यादा का पालन नहीं किया जाता। पांडेय लिखते हैं, वैशाली के लिच्छवियों में जाति संगठन, शिक्षा दीक्षा, धार्मिक कृत्यों आदि का प्रचलन था। सामाजिक उत्सवों एवं संस्कारों में समारोह के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। गंडक की तलहटी में बसे इन व्यक्तियों का प्रमुख लक्ष्य सौंदर्य की प्राप्ति था। प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमी होने के कारण ही इनकी वेशभूषा भी विशेष होती थी। महापरिनिर्वाण तथा अंगुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध के लिच्छवी राज्य में पहुंचने पर जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया है, उसका वर्णन है। महापरिनिर्वाण तथा अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध के लिच्छवी राज्य में पहुंचने पर
जो स्वागत किया गया था, जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया था, उसका वर्णन है। उनके वस्त्र, आभूषण तथा रथ आदि विभिन्न रंगों में रंगे जाते थे। अधिकतर लोगों का जीवन अनुशासनशील था। अधिकतर लोगों का जीवन अनुशासनशील था। इनमें सहनशीलता थी। ये लोग युद्ध कला में अदम्य साहसी होते थे। विद्याध्ययन विद्याध्ययन करने के लिए यहाँ के लोग तक्षशिला एवं अन्य केंद्रों में जाते थे। विवाह आदि उत्सवों में धन की अपेक्षा कुलीन जाति का विशेष ध्यान रखा जाता था, परंतु इनमें भी अंतर जातीय विवाह बुरे समझे जाते थे। विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग श्रेणी भेद को सूचित करता था। धार्मिक कृत्य इनके जीवन का विशेष कार्यक्रम था। इनके तपस्यामय जीवन का उल्लेख महात्मा बुद्ध ने अनेक स्थानों पर किया है। इस राज्य में गणतंत्र सरकार कार्य करती थी। जनता के हाथों में ही राज्य की शक्ति निहित थी। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य को राज शब्दोपजीवी संघ के नाम से संबोधित किया है। राज शब्दोपजीवी, जो राज्य के शब्दों पर जीवित हो, जो राज्य के शब्दों के अनुसार संचालित हो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ राज्य प्रधान है, देश प्रधान है, व्यवस्था प्रधान है। इस राज शब्दोपजीवी शब्द का अर्थ ललित विस्तार में इस तरह वर्णित किया गया है। वहां का प्रत्येक मनुष्य अपने को राज्य का राजा समझता है। न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है, सब समान है। योग्य व्यक्तियों को ही अधिकार देने के लिए चुना जाता था। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता था। ये प्रतिनिधि राजा कहे जाते थे। तो मित्रों, राजा के संबंध में हमें हमारी प्रचलित अवधारणा में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि राजा को हम उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में अब तक देखते आए हैं, और यह मानते आए हैं कि राजा तो एक ही होता था एक राज्य में, और वह बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। लेकिन यहाँ तो राज्यसभा का प्रत्येक प्रतिनिधि ही राजा है। इनके अधिवेशन संथागार में होते थे। इन राजाओं की संख्या 7,707 थी। उपराजाओं, सेनापतियों की भी संख्या लगभग इतनी ही थी। चुल्ल, कलिंग, जातक तथा अट्ठकथा में भी इस कथन की पुष्टि की गई है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वैशाली में 7,707 मूल कुटुंब थे। इन्हीं के हाथ में सत्ता केंद्रित थी। वैशाली की जनसंख्या लाखों में थी। वैशाली की जनसंख्या लाखों में थी। यह केंद्र स्थान था जहां से समस्त प्रांत का शासन होता था। राज्य में एक पद नायक का होता था। इसकी नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जाती थी। संभव है यही राज्य का प्रधान या राष्ट्रपति माना जाता रहा हो। राज्य में सुख शांति का विशेष ध्यान रखा जाता था। अपराधों के लिए कठोर नियम लागू किए गए थे, और अपराधी की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी। इसका कारण यह है मित्रों कि किसी निर्दोष को दंड न मिल जाए, इसलिए एक के बाद एक 8 जूरी होती थी। इनके राज्य में विनिश्चय महामात्र नाम का एक कर्मचारी होता था, जो अपराध की जांच करता था। यदि व्यक्ति अपराधी सिद्ध होता था तो वह महामात्र उसे व्यावहारिक नामक अन्य पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करता था। व्यावहारिक उसे अपने से उच्च अधिकारी
सूत्रधार नामक कर्मचारी के सम्मुख प्रस्तुत करता था। इसके बाद भी यदि अभियुक्त अपराधी समझा जाता था, मित्रों अभियुक्त में और अपराधी में अंतर होता है। इसके बाद भी यदि अभियुक्त अपराधी समझा जाता था तो वह अठ्ठकुलक के सामने ले जाया जाता था। अठ्ठकुलक के पश्चात अभियुक्त को अठ्ठकुलक के पश्चात अभियुक्त को क्रमशः भांडागारिक, सेनापति, उपराजा और राजा के सामने प्रस्तुत होना पड़ता था। दंड का आधार पवेणी पोथक नामक पूर्व दृष्टांत संहिता थी। दंड पूर्णतया अपराध सिद्ध होने पर मिलता था। लिच्छवी राज्य इस प्रकार उत्तर भारत का एक सुखी, समृद्ध एवं बलशाली राज्य था। लिच्छवी राज्य इस प्रकार उत्तरी भारत का एक सुखी, समृद्ध और बलशाली राज्य था। लिच्छवी राज्य की स्थिति, उसका वैभव, धन संपत्ति, योग्य समाज आदि समीपवर्ती राज्यों की दृष्टि में सदैव खटकता था और कुछ समय पश्चात जिस समय मगध के पराक्रमी नृपवीरों ने अपनी भुजाओं के बल से अन्य राज्यों को परास्त करना प्रारंभ किया तो उस समय लिच्छवी को भी नतमस्तक होना पड़ा। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।